गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो वर्धन ने क्या कहा कि सब अलग अलग जो कलर आ रहे हैं वो इसका मतलब ये सिद्ध कर रहा है कि अलग अलग तरह के यौगिक बने, जब भी तो अलग अलग कलर आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि सब अलग अलग तरह के यौगिक जो है उनको समझाने के लिए उसने दो प्रकार की संयुक्ताएं दी थी, प्राथमिक और द्वितीयक। फिर उसको उसने संरचना के रूप में किस प्रकार से समझाया वो देखिए आगे। तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह से हमने 6 अमोनिया के अणु लिए तो कोबाल्ट जो था, कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया जुड़े और 6 अमोनिया के साथ 3 Cl भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि 6 अमोनिया जो है वो तो इसके साथ द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए हैं और 3 Cl जो जुड़े हुए हैं वो प्राथमिक संयोजकता के साथ जुड़े हुए, क्योंकि वर्नर ने ये कहा कि द्वितीयक संयोजकता को तो ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज या उदासीन स्पीशीज दोनों ही संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक संयोजकता जो होती है उसको केवल और केवल ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज या ऋणात्मक स्पीशीज ही संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए उसने ऋणात्मक स्पीशीज को प्राथमिक वैलेंसी पर रखा और उदासीन स्पीशीज को उसने द्वितीयक वैलेंसी पर रखा। तो उसने ये कहा कि सब इसमें कोबाल्ट और 3 क्लोरीन और 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, उसमें उदासीन जो 6 अमोनिया अणु है वो द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े हुए हैं और 3 क्लोराइड जो है वो प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े रहे हैं। यानी कि कोबाल्ट के साथ ये आयनिक बंध बनाए हुए हैं और ये जो है अमोनिया के अणु है ये उपसह संयोजक बंध बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से गुण उसकी संरचना होगी कि NH3 जो है वो उपसह संयोजक बंध बनाएगा और क्लोराइड जो है वो क्लोराइड जो है वो आयनिक बंध बनाएगा। 3 क्लोराइड जो है इसके साथ आयनिक बंध से जुड़े रहेंगे और ये क्या बनाएंगे, ये सभी सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। और उपसहसंयोजक बंध बनाने वाली स्पीशीज को कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और इसलिए उसने इनको कोष्ठक के अंदर लिखा और इसका फॉर्मूला हो गया CONH3 का होल 6 Cl3 पहले वाले का। और ये जो नारंगी पीला रंग है और वो इस कोष्ठक के अंदर उपस्थित जो केंद्रीय परमाणु और लिगेंड जिनको हम लिगेंड कह रहे हैं उदासीन स्पीशीज, इनके गुच्छ के कारण आ रहा है कि यानी कि ये पूरा एक आयन हो गया, इस आयन के कारण इसका नारंगी पीला रंग आ रहा है, ऐसा वर्नर ने कहा। चलिए, तो वर्नर के अनुसार स्थिति ये होगी कि साथ उसके बाद में ये स्थिति हुई और उसने ये बदली, ये बदली। तो ये हुए और बन गया CONH3 का होल 6 Cl3। दूसरे में COCl3 प्लस 5NH3, जहां 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल लिए थे उसमें जो होगा वो पहले अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल, पहले ये देखिए नीचे की संरचना, कोबाल्ट और कोबाल्ट के साथ में 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 5 अमोनिया के अणु जुड़ गए। तो द्वितीयक वैलेंसी से 5 तो जुड़ गए, लेकिन अभी हमने पहले वाले मॉलिक्यूल में देखा कि सब अमोनिया से 6 कोबाल्ट से 6 अमोनिया अणु जुड़े हुए हैं।
और वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े, तो किसी भी केंद्रीय परमाणु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। कितनी होती है, कैसी होती है, निश्चित होती है, फाइनाइट होती है। तो इसमें कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर 6 है, तो उससे द्वितीयक संयोजकता के द्वारा 6 स्पीशीज तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, चाहे वो उदासीन हो और चाहे वो ऋणात्मक हो। हमने कहा द्वितीयक संयोजकता से उदासीन और ऋणात्मक दोनों प्रकार की स्पीशीज जुड़ सकती हैं, लेकिन प्राथमिक संयोजकता से केवल और केवल ऋणात्मक स्पीशीज जुड़ सकती है। तो द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर कोबाल्ट की जो है वो 6 है, तो 6 स्पीशीज उससे जुड़नी चाहिए, लेकिन उदासीन स्पीशीज हमारे पास 5 ही है, तो एक ऋणात्मक स्पीशीज भी वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़ेगी। तो एक Cl जुड़ गया, 5 अमोनिया और एक Cl जुड़ गया। अब यहाँ 2 Cl बचे, तो 2 Cl, एक Cl ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा और एक Cl ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़ गया है। लेकिन कोबाल्ट पर तो +3 चार्ज है, कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता क्या है, 3 है, +3 है, तो कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता को भी पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। जिसकी 2 संयोजकताओं को या 2 प्राथमिक संयोजकताओं को तो 2 Cl- ने संतुष्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी एक प्राथमिक संयोजकता बची हुई है, तो ये Cl जो है ये तीसरी प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट करेगा। अब ध्यान से देखिए कि कोई भी केंद्रीय परमाणु होता है उसकी द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, यानी कोबाल्ट की 6 द्वितीयक संयोजकता है, इसलिए उसे 6 स्पीशीज का जुड़ना निश्चित है। उसमें से 5 उदासीन स्पीशीज थी, तो सबसे पहले उदासीन स्पीशीज हमने जोड़ दी है, क्योंकि उदासीन स्पीशीज केवल द्वितीयक संयोजकता से ही जुड़ सकती हैं, प्राथमिक संयोजकता से नहीं जुड़ सकती। उसके पश्चात हमने बात की कि सब इसकी 6ठी संयोजकता और अभी खाली है, द्वितीयक संयोजकता, तो उस पर हमने एक ऋणात्मक स्पीशीज जोड़ दी, क्योंकि द्वितीयक संयोजकता पर ऋणात्मक स्पीशीज भी जुड़ सकती है, Cl जोड़ दिया हमने। उसके बाद में हमने कहा कि सब कोबाल्ट पर +3 आवेश है, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता +3 है, यानी 3 है, तो उसको 3 ऋणात्मक आवेश ही संतुष्ट कर सकते हैं। जबकि हमारे पास एक Cl को द्वितीयक संयोजकता पर जोड़ने के बाद 2 ही क्लोराइड आयन बचे थे, तो 2 क्लोराइड आयन हमने प्राथमिक संयोजकता से जोड़ दिए, लेकिन कोबाल्ट की 3 प्राथमिक संयोजकता थी, उसमें से 2 ही सेटिस्फाई हुई है, 2 ही संतुष्ट हुई है। इसलिए जो Cl द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा हुआ था, वही क्लोराइड आयन प्राथमिक संयोजकता से भी कोबाल्ट से जुड़ता है। तो यानी कि कोई भी ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज जो है वो किसी भी धातु परमाणु की प्राथमिक और द्वितीयक एक ही समय में दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकती है, और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। और इसका जो फॉर्मूला जो बना, फिर ये बना के देखिए CONH3 देखिए कि कोबाल्ट से 5 अमोनिया अणु और एक Cl- एक क्लोराइड अणु जो है द्वितीयक संयोजकता के रूप में जुड़ा, और 2 क्लोराइड आयन बाहर रह गए, और फिर इसको ही हमने इस तरह से लिखा CONH3 का होल 5 Cl, क्योंकि कोष्ठक के अंदर लिखे जाने वाले समस्त स्पीशीज द्वितीयक संयोजकता से जुड़ी रहती है, और बाहर रहेगी 2 Cl को, ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है। CONH3 का होल 5 Cl2, और इसकी वजह से इसका जो रंग आ रहा था वो था बैंगनी। ये बैंगनी जो रंग आ रहा था वो इसकी वजह से आता, इस आयन की वजह से, क्योंकि और जो लाल नारंगी आ रहा था वो इस आयन की वजह से आ रहा था। उसमें देखिए आप इस आयन में एक अमोनिया की जगह एक क्लोराइड आयन आ गया, इसलिए उसका रंग बदल गया, क्योंकि यौगिक बदल गया। तो आगे बढ़ते हैं। फोरन स्त्री की बात करेंगे तो वही कोबाल्ट के साथ 1 N3 2 N3 4 N3, जबकि इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 है, तो
एक Cl और 2 Cl। द्वितीय संयोजक खत्म, प्राथमिक संयोजकता के रूप में एक Cl बचा हुआ था, 3 में से 2 तो पहले जुड़ गए थे, तो ये प्राथमिक संयोजकता। लेकिन प्राथमिक संयोजकता 3 है तो 3 में से एक ही सेटिस्फाई हुई, तो ये भी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता दोनों से जुड़ेगा, ये भी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं से जुड़ेगा। इस तरह से 2 Cl तो जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता से जुड़ेंगे और एक Cl केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़ेगा और ये हो जाएगा CONH3 का होल 4 Cl2 अंदर और एक Cl रह गया बाहर और इसका रंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरा व बैंगनी। इसका रंग हो जाएगा हरा और बैंगनी क्योंकि इसमें क्या पाए जाएंगे, 2 समावेशी रूप पाए जाएंगे। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। चौथा COCl3 प्लस 3NH3, इसमें 3 अमोनिया के अणु और 3 Cl के अणु, तीनों Cl के अणु जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करेंगे और ये हो जाएगा CONH3 का 4 Cl3, इसलिए तीनों Cl अंदर ही आएंगे और इसका रंग जो होता है वो होता है नीला हरा। ये वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद में उसने, जैसे मैंने बताया इस तरह से उसने इनकी संरचना को समझा। तो साहब बोलो वर्नर ने तो समझा दिया इस तरह संरचना को, बस इस तरह से होती है, लेकिन उसने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा वैज्ञानिकों ने नहीं माना कि भाई ये ऐसे ही होती है, इसकी क्या गारंटी है कि ये ऐसी ही होती है। सब आपने कह दिया कि इसमें 6 NH3 अंदर रहते हैं, इसमें 5 NH3 एक Cl अंदर रहता है, इसमें 2 Cl अंदर रहते हैं, इसमें तीनों Cl अंदर रहते हैं, यानी ये अंदर वाले जो है आयनित नहीं होते हैं, केवल बाहर वाले आयनित होते हैं। तो उसका प्रायोगिक सत्यापन किया गया। प्रायोगिक सत्यापन के लिए क्या किया गया, इसकी जो है किसके साथ, AgCl के साथ, सॉरी Cl आयन जो होते हैं वो Ag के साथ मिलकर के, Ag के साथ रिएक्शन करके AgCl का श्वेत अवक्षेप बना लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाई, इसकी भी AgNO3 से करवाई, इसकी भी AgNO3 से करवाई और इसकी भी AgNO3 से करवाई। कि अगर तुम जो कह रहे हो अगर वो बात सही है कि 3 Cl बाहर है तो AgCl के 3 मॉलिक्यूल अवक्षेप के रूप में हमको मिलने चाहिए। तो इनकी AgNO3 से रिएक्शन करवाई तो यहाँ AgCl के 3 मूल अवक्षेप के रूप में जमा हो गए। यहाँ पर 2 AgCl के मूल प्राप्त हुए, यहाँ पर 1 AgCl का श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ और यहाँ पर कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ, जो इस बात को सिद्ध करता है कि जो वर्नर ने कहा था, वर्नर ने जो संरचना बताई थी वो बिल्कुल सही थी। ये बात क्लियर हो। दूसरा प्रयोग किया गया, पहला तो इससे किया गया, दूसरा इनका विलयन बनाया गया और विलयन बना करके उसकी चालकता मापी गई। चालकता जो होती है विलयन की, वो विलयन में उपस्थित आयनों पर उपस्थित आवेश और आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। चालकता जो है किसी भी विलयन की चालकता 2 बातों पर निर्भर करती है, विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या और आयनों पर उपस्थित आवेश के दोनों पर निर्भर करती है। तो जितने ज्यादा आयन होंगे विलयन में उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन चारों को 4 बीकर में ले लिया और वहां पर चालकता सेल लगा दिया। तो चालकता सेल लगा दिया तो इसकी चालकता जो है सर्वाधिक आई, क्योंकि इसमें 3 + 1 4 आयन थे, इसमें 3 आयन थे, इसमें 2 आयन थे और इसमें कोई आयन नहीं था, इसलिए इसकी चालकता 0 आई और इनकी चालकताएं जो है उसी हिसाब से आयनों की संख्या के आधार पर बढ़ती चली गई। तो दूसरा चालकता प्रयोग से भी सिद्ध हो गया कि वर्नर ने जो स्थितियां बताई थी, जो संरचनाएं बताई थी, वो बिल्कुल सही थी। तीसरा जो बिंदु आता है वो है, एक शब्द सुना होगा आपने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं, आपने विलयन में पढ़ा होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, विलयनों में पढ़ा होगा कि क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और मोलिकुलर मास का जो अणुसंख्यक गुणधर्म है आपने पढ़े होंगे। तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आता है उसमें। तो वो अणुसंख्यक जो गुणधर्म होते हैं वो
विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, आयनों के प्रकार पर निर्भर नहीं करते। भाई किस तरह का आयन है, कैसा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। आयनों की संख्या के अनुसार जो है वो कोलिगेटिव प्रोपर्टी अनुसंख्या गुणधर्म बदल जाते हैं। तो अनुसंख्या गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जब इन पर अनुसंख्या गुणधर्म का प्रयोग अपनाया गया तो वो प्रयोग अपनाया हमने हिमांक में अवनमन। जब इन विलयनों के लिए हिमांक में अवनमन निकाला गया तो हिमांक में अवनमन के हिसाब से इनमें विलयनों में अणुओं की संख्या गिनी गई, काउंट की गई। तो इस विलयन में अणुओं की संख्या जो है वाकई 4 आ रही थी, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1 आ रही थी। तो हिमांक में अवनमन प्रयोग भी ये सिद्ध कर देता है कि वर्नर ने जो थ्योरी अपनी दी थी, जो उसने प्राथमिक द्वितीयक संयोजकताएं जो बताई थी, वो उस आधार पर जो उसने संरचनाएं बताई थी और कहा था कि कौन से जो है वो कोष्ठक के अंदर रहते हैं, संकुल आयन बनाते हैं, कौन सी स्पीसीज और कौन सी बाहर रहती है, वो बिल्कुल सही था। तो वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन 3 तरह से किया गया। पहला वाला मैंने बताया AgNO3 NO3 के साथ अभिक्रिया करके AgCl का अवक्षेप देखा गया। दूसरा वाला चालकता ज्ञात की गई कि सब आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चालकता उतनी ज्यादा होगी, तो वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा हिमांक में अवनमन से ज्ञात किया गया कि अणुओं की संख्या कितनी है, तो हिमांक में अवनमन से पता लगाया गया, तो वो भी पता चला कि सब अणुसंख्या गुणधर्म के आधार पर भी जो वर्नर का सिद्धांत है वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो ये था वर्नर का सिद्धांत। इससे आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।